अमिताभ बच्चन पैदा हुए 11 अक्टूबर 1942 को। ये रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। अब इनकी दो पसलियां टूटी हुई हैं अमिताभ बच्चन साहब जी। जो तीजी बच्चन थी, इनके इंदिरा गांधी के साथ बड़े मरासम थे। इनका असल नाम जो था अमिताभ बच्चन का, वो था अमिताभ श्रीवास्तव। का फायर करो, इसने फायर कर दिया, बंदा मर गया इसकी आंखों के सामने। तो उसके बाद इसको उल्टियां आई। किसी भी मिशन में चलो तो फिर न थको न चक्को तो न अक्को। वही होता है, मैं आपको बताऊं, लोग देखना पसंद नहीं करते जब उसकी रहमत और फजल चला जाता है। बड़ी बड़ी बात। तो ये किसी न किसी दोस्त के बंगले में मिलते थे और उसका डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा है, आज तक याद है कि वो जिया से कहता है कि रेखा जी ने शादी की, कहा ये था कि अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ, मैं अलोन रहूंगी। तो वो आज भी अलोन है, बकौल रेखा के, और फिर ये इश्क में बदल गया। लेकिन अमिताभ बच्चन से छुपाते रहे। दुनिया में किसी इंसान को पूरा आसमान नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। आज आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं द लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन साहब की। अमिताभ बच्चन को पहली नौकरी क्या मिली और कितनी तनख्वाह थी? बच्चन साहब फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आए और कौन सी ऐसी फिल्म थी जिससे इनको शोहरत मिली? अमिताभ बच्चन साहब की जिया बच्चन के साथ शादी का असल मामला क्या था और कहानी क्या थी? बच्चन साहब का नाम अक्सर फिल्मों में विजय क्यों रखा जाता था? अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के चाहने वाले किस बात पर आपस में उलझ पड़ते थे? शोहरत और अरूज पाने के बाद किस अदाकारा से शादी करने की ख्वाहिश की? रेखा जी के साथ अमिताभ बच्चन साहब अपनी मोहब्बत छुपाते क्यों रहे? ये तमाम बातें जानने के लिए नासिर अदीब साहब के साथ ये पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। हम बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप तमाम लोगों के लिए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बायोग्राफीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस पे बहुत मेहनत लगती है। तो अगर मैं आपकी जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट शामिल कर रहा हूं और आप पसंद कर रहे हैं तो हमारे सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे साहब ना कहा करें, मैं आपसे छोटा हूँ, नासिर कह दिया करो, जब पता है कि आपको आप मेरे लिए साहब है। अल्लाह माफ़ करे सर, आपका बड़ापन है सर। और हमारी ऑडियंस जो हमें देखती है उनको भी मेरी तरफ से और नासिर अदीब साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद करते हैं आप लोग भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और हमारे शोज़ और हमारे पॉडकास्ट पसंद कर रहे होंगे। सर, आज किस पर्सनैलिटी के बारे में बताने जा रहे हैं? क्या पाकिस्तानी हैं या भारतीय? ये तो मुझे आप बताएंगे, जिसका कहेंगे मैं शुरू कर दूंगा। मैं कह दूं? हाँ, कह दें। आज हमें फिर आप कहानी सुना दें। लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी अमिताभ बच्चन साहब की। बिल्कुल ठीक है। मेरी एक शर्त है लोगों से भी, जो जिन्होंने फरमाइश की, और आपसे भी। जी सर। कि अगला प्रोग्राम जो होगा वो सुल्तान राय पर होगा, मेरे पाकिस्तानी एक्टर पर। सर वो कर लेंगे, क्योंकि मुझे ये बड़ा दुख लगता है जब मैं हिंदुस्तान जाता हूँ या हिंदुस्तान के चैनल देखता हूँ तो मैं अपनी किसी पर्सनैलिटी के बारे में वहाँ कुछ प्रोग्राम नहीं पाता, एक छोटी सी न्यूज़ नहीं लगती। हम उनको इतना प्रमोट करते हैं, उन पर प्रोग्राम भी आज कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह। हमारे ऑडियंस की ख्वाहिश है तो उनकी ख्वाहिश हमारे लिए सबसे बड़ी अहम चीज़ है और मुकद्दम है। ऐसे हम करेंगे। लेकिन मेरे ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना अब्दुल हई को एक मैसेज करें, बल्कि कई मैसेज करें कि पाकिस्तानी सुपरस्टार की भी हमारे पास कोई वो करें। बिल्कुल, कमेंट में भी बता सकते हैं और आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आप कौन से पाकिस्तानी सेलिब्रिटी या स्टार या लिविंग लेजेंड जो हैं उनका प्रोग्राम देखना चाहते हैं। जी सर। अब मैं आपको सुनाता हूँ अमिताभ बच्चन की कहानी, और इसमें मैं अपने हीरो का जिक्र इसलिए भी कर दूंगा कि कुछ मुमासलत है दोनों में। ठीक है, वो बड़ा ज़रूरी है। ज़रूरी सर। तो क्योंकि उसने भी 4 दहाइयों पर राज किया है पाकिस्तान इंडिया की इंडस्ट्री पर, और सुल्तान राय ने और नदीम ने भी 4-5 दहाइयों पर इंडस्ट्री पर राज किया। क्या बात। तो ये नहीं कि हम कोई कलाश हैं इस सिलसिले में, अल्लाह का बड़ा करम है। तो अमिताभ बच्चन जो है, ये एक हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की शुरू से ही ख्वाहिश थी। और वो ख्वाहिश क्या थी कि कोई एक्टर हिंदुस्तान का ऐसा पैदा हो जो दिलीप कुमार से बड़ा हो। अच्छा। लोग माने ये जंग राज कपूर लड़ते रहे, डायरेक्टर भी थे, एक्टर भी थे, और बेहतरीन फिल्में भी थी, बड़े टैलेंटेड भी थे। लेकिन अवाम ने तो क्या, उनको बाप ने भी न दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर नहीं माना। सही, आपने बताया था, जिक्र किया था एक प्रोग्राम में। हाँ, तो फिर उनकी, लेकिन ये इंडियन ऑडियंस की ख्वाहिश रही। ये मैं उनकी ख्वाहिश कोई बुराई में नहीं लेता। हर कौम को ये हक है कि वो अपने अगर किसी दूसरी कौम में कोई हीरो देखता है किसी फील्ड में, तो ये ख्वाहिश रखे कि हमारी कौम में भी ऐसा कोई हीरो पैदा हो। सही। तो जैसे क्रिकेट में हम सोचते हैं या बॉक्सिंग में सोचते हैं, जो भी है, तो ये उनकी ख्वाहिश चलती रही लेकिन पूरी नहीं हो सकी। अच्छा।
इसलिए कि फिर एक हीरो आया और वो भी मुसलमान था, अल्लाह अकबर, वो शाहरुख खान था। ओके। फिर आमिर खान था, फिर सलमान खान था, हम्म। ये छाते रहे। बीच में अल्लाह ताला को, वो तो आपको पता है ना कि जो उसे याद नहीं करते, जो उसे नहीं मानते, वो उनको भी देता उनको है। भी देता यही तो एक क्वालिटी है जिस वजह से मानना पड़ता है कि अल्लाह है, अल्लाह एग्जिस्ट करता है। मतलब उसमें ये नहीं कि आपने मुझे कोई गाली दे दी तो अब आपकी जो मैंने तनख्वाह लगा दी बंद कर दी, ये कट कर दी, ये ऐसा नहीं करता। वो जो उसकी नाफरमानी फरिश्ते लेकर अल्लाह के पास जाते हैं, उन्हीं के हाथ उनका रिज़्क वापस भेज देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 11 अक्टूबर 1942, ये 1942 एक हिस्टोरिकल ईयर है। अच्छा, इसलिए नहीं कि अमिताभ बच्चन पैदा हुआ, इसलिए कि इसमें पाकिस्तान में भी एक शाहकार इंसान पैदा हुआ। वो आज नहीं बताऊंगा, ठीक है, फिर बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। हम अगले प्रोग्राम में या उससे अगले प्रोग्राम में, लेकिन आइडिया सुन लें। ठीक है, ये नोट कर लें, कि नोट कर लें कि अमिताभ बच्चन से भी बड़ी शख्सियत पैदा हुई 1942 में पाकिस्तान में। 1942 में जी, पाकिस्तान में एक अमिताभ बच्चन से भी बड़ी पर्सनैलिटी पैदा हुई। अमिताभ बच्चन पैदा हुए 11 अक्टूबर 1942 को, ठीक है, इलाहाबाद में। ठीक है। इनके वालिद की, जो इनकी वालदा थी, वो इनके वालिद की दूसरी बीवी थी। अच्छा, पहली बीवी उनकी थी, उन्होंने शादी की, 10 साल शादी रही, वो टीबी से उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर। उसके बाद उन्होंने तीजी बच्चन से शादी की। ये सोशल वर्कर टाइप खवातीन, उनकी पहली बीवी भी कुछ इसी किस्म की थी। ठीक है। तो जो ये तीजी बच्चन थी, इनके इंदिरा गांधी के साथ बड़े मरासम थे। ओह, हाँ जी, अच्छा जी, बहुत तोप चीज़ थी, कोई मामूली चीज़ नहीं थी। तो 2 बच्चे पैदा हुए तीजी बच्चन से। ठीक है। और दोनों लड़के थे। बड़े बेटे का नाम अमिताभ रखा गया, अच्छा, छोटे बच्चे का नाम अजीताभ रखा गया। अजीताभ, ठीक है, सिर्फ बे की जगह जीम आ गया। क्या बात। इनका असल नाम जो था अमिताभ बच्चन का, वो था अमिताभ श्रीवास्तव। ठीक हो गया। अब ये बच्चन कैसे बने? हाँ, इसकी क्या कहानी है, ये भी बताइएगा। ये बड़ी मुख्तसर सी कहानी है कि इनके वालिद साहब, वो रस्म थी कुछ वहाँ हिंदुस्तान में के नाम वो रखते थे अदल बदल करके। अच्छा, तो वो अपने एक उनका मेंटोर था, एक लीडर था जो इनकलाब का नारा लगाता था, और उन दिनों में वो इनकलाब का नारा बहुत मशहूर हुआ। हाँ, और मेरे सुनने में ये भी आया था नासिर साहब कि इनका नाम पहले इनके वालिद साहब इनकलाब रखने लगे थे। जब अमिताभ श्रीवास्तव हुए ना, जी जी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया इनका नाम इनकलाब रख देता हूँ। वही कह रहा हूँ सर। हाँ जी, लेकिन फिर उन्होंने इनकलाब रखने की बजाय श्रीवास्तव की जगह बच्चन लगा दिया। ओके, और ये हो गया अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन, वो कहते हैं होनहार बरुए की चिकनी के पात होते हैं, जमदियां दियां तिखियां सूला, एक पंजाबी से मुहावरा है। तो अमिताभ बच्चन जो थे वो ऐसे बच्चे नहीं थे जो जिनकी तिखी सूलें होती या बचपन से वो कुछ शाहकार बच्चे पैदा होते, ऐसे नहीं थे। एक नॉर्मल बच्चा था। हाँ। स्कूल में गया, पढ़ा लिखा, इलाहाबाद में ये पैदा हुए थे। ठीक है। BSc की डिग्री ले ली। अच्छा, BSc की डिग्री ले ली तो उन्होंने सबसे पहले शौक अब था अंदर। अच्छा, मैं जो महसूस करता हूँ कि जिस तरह थोड़ा सा रिवर्स है कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है उसको फिल्में देखने का शौक होता है, हाँ, लेकिन फिल्म में काम करने का शौक बहुत कम बच्चों में होता है, बहुत कम होता है। ऐसे सही उसकी वजह यह है कि इसको वो जरा समझे भी वैसे उस हिसाब से। इंडिया में जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 2 ख्वाहिशें बल्कि 3 ख्वाहिशें शदीद होती हैं कि वो बेहतरीन सिंगर हो, अच्छा, बेहतरीन डांसर हो, और फिर एक्टर भी बने। और हम देखते भी हैं कि वहाँ पर टैलेंट स्कूल में भी उनकी बहुत है, कोर्सेज हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये कमाल है। तो वो काम करने की जो एक इंडियन नेशनलिस्ट की वो थी, इनके भी इन्होंने रेडियो पे अप्लाई कर दिया कि मुझे रेडियो पे काम दिया जाए, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो। वहाँ ये गए, इन्होंने टेस्ट दिया। अच्छा, और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जिस आवाज़ को आज ऑडियंस आज भी याद करती है अमिताभ बच्चन की जी, और जो उनकी एक्टिंग का 50% हिस्सा है, ऐसे ही है। बल्कि मैं समझता हूँ, मेरा अपना ओपिनियन आती है 70% हिस्सा उनकी आवाज़ का जादू है। आप 70 कह लें, लेकिन 50% ज़रूर है। उसमें फिर 40% उनकी आंखों का दखल है और 10% उनकी बाकी चीज़ें हैं। अच्छा जी, जी। तो उस आवाज़ को ऑल इंडिया रेडियो के वो इंटरव्यू लेने वालों ने मेयारी नहीं समझा और रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, हाँ जी, रिजेक्ट कर दिया अमिताभ बच्चन साहब को। अमिताभ बच्चन साहब, पहली नौकरी। उसके बाद फिर उन्होंने अप्लाई किया है कि इनको पहला जॉब जो मिला वो मिला 1969 में। वो मिला इनको इंडियन ब्रिटिश एक कंपनी थी, बर्ड एंड को, अच्छा, लिमिटेड।
बर्ड एंड को। बर्ड एंड को। उसमें इनकी तनख्वाह थी 1640 रुपये। अच्छा, मेरे हिसाब से तो बहुत तनख्वाह थी, क्योंकि 1969 में मैं क्लर्क था और मेरी तनख्वाह थी 188 रुपये। ओ तेरी खैर। और उस टाइम सारे अलाउंसेस डाल के, सारे अलाउंसेस डाल के और उस 188 रुपये में से मैं 100 रुपये बचाता था। ये कैसी बात है? हाँ जी, महीने का 88 रुपये में मकान का किराया, खाना पीना, दोस्त अहबाब, सिगरेट, चाय पानी सब चलता था। क्या दौर था यार। मैं कहता हूँ जी, दौर को छोड़ें, रोटी तो दूर पे लेने जाता था। 1 आने की रोटी थी, दाल मुफ्त होती थी। एक चवन्नी होटल था अनारकली में, हाँ जी, 4 आने लेता था वो। रोटी जितनी मर्जी खाएं, सालन 4 आने का। वाह यार। तो वो दौर को तो अब हम याद करते हैं। हाँ जी, बहरहाल जी, उस दौर में उनको 1640 रुपये तनख्वाह मुकर्रर, पे। लेकिन वो कीड़ा चलता रहा शोबिज़ में जाने का। तो इंडस्ट्री के चक्कर लगाते थे और फिर लगाते लगाते वहाँ वॉइस ओवर, उनकी आवाज़ को वहाँ पसंद कर लिया गया कि ये ओवरलैपिंग नहीं होती जो किसी एक्टर के ऊपर या वॉइस ओवर वगैरह करने के लिए डॉक्यूमेंट्री हो। जी। तो 1 साल पूरा वॉइस ओवर करते रहे और आप यकीन करें कि वॉइस ओवर पे अवार्ड मिला। अच्छा। उस आवाज़ को जो ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट हुई थी। ये होता है ना फिर। बहरहाल सर, फिर इन्होंने वो काम की तलाश में मूवमेंट उनकी जारी रही और पहले फिल्म जो इनको मिली वो पाकिस्तान यानी इंडिया के नामवर, वैसे तो पाकिस्तान के भी हैं वो मुसलमान होने की हैसियत से, नामवर अफसाना नवीस और फिल्म स्क्रिप्ट राइटर ख्वाजा अहमद अब्बास। अच्छा। जिन्होंने मेरा नाम जोकर जैसी फिल्म लिखी, हाँ, जिन्होंने बॉबी जैसी फिल्म लिखी। अच्छा। बहरहाल उन्होंने एक फिल्म लिखी थी, उसका नाम था 7 हिंदुस्तानी। 7 हिंदुस्तानी, जी, ठीक है। उसमें 7 हीरो थे। मसलन यूं कह ले कि उन 7 में एक ही आदमी था सबसे लंबा था। अच्छा, हाइटेड। हाँ, अमिताभ भी उसमें थे। और उसमें ये इनका रोल जो था तकरीबन साइलेंट था, मतलब बहुत कम टाकी था इनका। और मुझे याद है वो फिल्म मैंने देखी हुई है कि उसमें वो विलन जो है, अब ये 7 हैं जो ने दुश्मन पे फिल्म थी, तो कत्ल करना होता है एक आदमी को, ठीक है। तो ये बुज़दिल सा होता है, ये इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो उन्होंने कहा नहीं तुम कत्ल करोगे। अब इसको बंदूक नहीं, उसके हाथ में बंदूक दी और इसको कहा, हाथ घोड़े पर रखा और निशाना खुद बनाया। अच्छा। और कहा फायर करो। इसने फायर कर दिया, बंदा मर गया इसकी आंखों के सामने। तो उसके बाद इसको उल्टियाँ आई। अच्छा, वो सीन है पूरा। ये राइटर का लिखा हुआ था कि फिर उसके ऊपर रिएक्शन ये हुआ। एनी हाउ वो फिल्म जो थी वो कोई ख़ास मतलब हिट नहीं हुई, कमर्शियली हिट नहीं हुई, ठीक है। लेकिन उसको एक नेशनल अवार्ड मिला, 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। अच्छा। लेकिन उसमें से उभर कर अमिताभ जो है ना वो बाहर नहीं आ सके। उसके बाद फिर जैसा हर हीरो जो है वो अपना ट्राई करता रहता है, ये भी करते रहे। इनको छोटी मोटी फिल्में मिलती रहीं, लेकिन कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो फिल्म सुपर हिट जाए या आगे लेकर जाए। फिर एक इन्होंने फिल्म की, उस फिल्म का नाम था कि गोवा टू बम्बई। सही है। ये एक मलयालम या तमिल फिल्म थी जिसका इन्होंने रीमेक बनाया था यहाँ। और ये बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री अक्सर करती है, ख़ास तौर से वहाँ की फिल्में ये वो रीमेक बनाते हैं, ठीक है। तो वो फिल्म जब रिलीज़ हुई तो वो फिल्म आप यूँ कह लें एवरेज फिल्म थी। वो ऐसी फिल्म नहीं थी कि जो मतलब अमिताभ को उठाकर कहीं ले जाती, लेकिन उस फिल्म से इतना ज़रूर लोग डिस्कस करने लग गए कि यार एस मुंडे करंट हैगा अमिताभ बच्चन। हाँ जी, कि इसमें बात है कुछ। अच्छा, वो बात चलते चलते ट्रैवल करती रही। और वो उस वक्त 2 राइटर थे, इकट्ठे काम करते थे और फिल्में लिखने के प्रोग्राम बना रहे थे। वैसे शायर वो गीत लिखते थे, सलीम जावेद। अच्छा। तो चूँकि जावेद साहब बड़े अपना आप यूँ कह लें कि जानिसार अख्तर के बेटे हैं, मजाज लखनवी के भांजे हैं, तो वो कोई मामूली आदमी तो थे नहीं। सही। और घर में कैफी आज़मी जैसे आदमी की बेटी थी। क्या बात। वो सारा घराना ही पढ़ा लिखा, तो उनका नाम बड़ा वकार था, इंडस्ट्री में बड़ा वकार था। तो उन दोनों ने फैसला किया, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखा। उस स्क्रिप्ट का नाम था जंजीर, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि यार इस लड़के को लेते हैं, ट्राई करते हैं। अच्छा। उसकी एक वजह थी, जंजीर का जो हीरो था वो था एक्शन, ठीक है, एंग्री मैन टाइप, ठीक है। अच्छा, उस वक्त जो दौर इंडिया में चल रहा था वो चल रहा था रोमांटिक दौर।
ओके। अच्छा, उस रोल को पहले लेकर राइटर वही थे, वो लेकर चलते रहे। पहले उन्होंने धर्मेंद्र से कहा, उसने कहा मैंने नहीं करना। फिर राजेंद्र कुमार से कहा, उसने कहा मैंने नहीं करना। फिर राजकुमार से कहा, फिर दिलीप कुमार से कहा। अच्छा। हाँ जी। और वक्त के जितने और एक्टर थे जो सुपरहिट थे, देवनंद जैसे, सबसे कहा, उनका ये, हाँ, उन्होंने कहा जी हम नहीं करना, क्योंकि रोमांटिक फिल्में का दौर था, रोमांटिक फिल्में बन रही थी, और पारो मेरी माँ मर गई, और ये दौर थे, और अरूज था, तो कोई आदमी अपना इमेज खराब नहीं करना चाहता था। ठीक है। फिर सलीम जावेद ने जब वो फिल्म देखी तो उन्होंने प्रोड्यूसर को कहा, यार एक लड़का है, अगर उसे ले लें तो वो एंग्री मैन बनेगा और ये बेहतरीन रोल करेगा। अच्छा। उन्होंने अमिताभ बच्चन का इंतखाब कर लिया। अच्छा। जब इंतखाब कर लिया, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। एक इंस्पेक्टर का रोल था उनमें, जो मुजरमों के खिलाफ लड़ता है, करप्शन के खिलाफ वगैरह। उसमें उसने ऐसा रोल किया जनाब, अच्छा जी, कि फिल्म आई और फिल्म सुपरहिट रही, और सुपरस्टार की तरह में तो नहीं आया, लेकिन स्टार की लिस्ट में आ गया अमिताभ बच्चन। और उस टाइम इनकी उम्र क्या थी अंदाजन कोई? ये मेरे ख्याल में 71 की बात है, और 1942 मेरे ख्याल में 29-30 साल की करीब उम्र। और ये वो एज आ गई जहाँ और से ये शुरू हो गया स्टार बनना। आप देखें, बनना। इससे पहले वो 11 फिल्में कर चुके थे। इससे पहले 11 फिल्में कर चुके थे। उन 11 फिल्मों में 9 डेड फ्लॉप थी। हाँ जी। 2 फिल्में जी थी वो एवरेज हिट थी, जिनमें गवा टू बम्बे है, और एक और फिल्म थी शायद कमिंग मद्रास या कोई इस किस्म की। लेकिन देखें, लगन देखें। लेकिन बात यह है कि वो, जैसे मैं कहता हूँ ना, कि किसी भी मिशन में चलो तो फिर ना थको, ना चक्को, तो ना अक्को, फिर चलते रहो। क्या तो वो चलता रहा, और वो फिर यूं कह लें कि 9 नहीं बल्कि 11 ही नाकामियों के बाद, क्योंकि कामयाब फिल्म वो होती है जिससे इंसान उछल कर सबके सामने आ जाता है और प्रोड्यूसर की ज़रूरत बन जाता है। तो वो सी फिल्म जंजीर सलीम जावेद की। सही हो गया। तो उसके बाद फिर अमिताभ बच्चन ने पलट के तो नहीं देखा पीछे। ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ फिल्में करते रहे, लेकिन उनमें जो काबिल जिक्र फिल्म है जो मैं करना चाहूँगा, वो एक नज़र फिल्म थी। एक नज़र ये इसलिए काबिल जिक्र फिल्म है जी कि इससे जिया बच्चन का और इनका रोमांस शुरू हुआ। ठीक है, ठीक है, मोहब्बत, जिसे मोहब्बत कहते हैं। ठीक है। तो ये फिर चलते चलते, इससे पहले ये एक नज़र, उससे पहले की फिल्मों की एक फिल्म मैं आपको बताया जैसे, तो जब जंजीर में आई और जंजीर सुपरहिट हो गई, तो उसमें जिया भी थी। बिल्कुल। तो शूटिंग के दौरान चूँकि इनका रोमांस चल रहा था, और इंडिया में रोमांस करना कोई बुराई नहीं समझी जाती। अखबारों में खबर लगे तो वो कोई रिएक्शन नहीं लेते। स्टार्स आज भी ये कर रहे हैं। हाँ। और माँ बाप को भी पता होता है, तो वो दे नेवर माइंड। तो इन्होंने आपस में, इसने कहा कि अगर ये फिल्म सुपरहिट हुई तो छुट्टियां लंदन मनाएंगे, और जिया से कहने लगा मैं आपको साथ ले जाऊंगा। अच्छा। और कुछ और भी दोस्त साथ थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये बात डन होगी, फिल्म सुपरहिट हो गई। सुपरहिट हो गई तो ये अब हम बाप के पास गए कि जी वो मैंने यूं कहा था, तो मैं जाना चाहता हूँ और जिया को साथ लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। बाप ने कहा बिस्मिल्लाह, बेशक ले जाओ बेटा, लेकिन एक शर्त है, अगर जिया को साथ लेकर जाओगे तो बीवी बना कर लेकर जाओ, वैसे नहीं। बाप ने ये कह दिया? हाँ। कैसे नहीं, बीवी बना के लेके जाओ। और फिर 2 मार्च 1973 को दोनों की शादी हो गई, और फिर छुट्टियां मनाने चले गए। यूं वो उनकी ज़िंदगी में जिया बच्चन आ गई। क्या बात है। और अमिताभ बच्चन जी थे उसके बाद, फिर उन्होंने पीछे पलट कर नहीं देखा। आप यूं कह लें कि वो जैसे हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आप यूं कह लें कि अब जब जिया बच्चन आई तो अमिताभ बच्चन जो थे, जंजीर के बाद फिर दीवार बनी। अच्छा। और दीवार वो फिल्म है सर, जो हिंदुस्तान में स्कूलों में मास कम्युनिकेशन कह लें, या जो फिल्म के राइटर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, कैमरामैन, टीवी वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पढ़ाई जाती है। 2 फिल्में जो वहाँ पढ़ाई जाती, एक दीवार और एक शोले। दोनों फिल्मों के राइटर सलीम जावेद है। अच्छा। पाकिस्तान में भी 2 फिल्में जो पढ़ाई जाती हैं, वो कौन कौन सी सर? एक वैशी जट है, एक मौला जट है। है। उन दोनों का राइटर भी नासिर अदीब है। क्या बात है नासिर। और हिंदुस्तान में जो 2 फिल्में पढ़ाई जाती हैं, उनका हीरो अमिताभ बच्चन है, दोनों फिल्मों का। पाकिस्तान में जो दोनों फिल्में पढ़ाई जाती हैं, उनका हीरो सुल्तान राय साहब। खूबसूरत।
तो ये कंपटीशन जो है ये मैं आपको बताऊंगा, आगे भी चलेगा। फिर उसके बाद अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में एक और मोड़ आता है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। थोड़ा सा मैं फिल्मों के हवाले से हाँ ज़रा पहले बता दें। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था नासिर साहब, ये तो अभी फिल्मी आगाज़ हो गया उनका करियर का, पीछे जब बचपन में थे, पैदा भी हुए, सारे मामला भी देखे, फैमिली इनकी किस तरह की थी? लाइक मिडिल क्लास लोग थे या बहुत ज़्यादा अमीर, शुरू से पैम्पर्ड बच्चे थे, या क्या सीन क्या था? देखिए, शुरू से बाइज़्ज़त फैमिली थी ये, और ये मिडिल क्लास के नहीं थे, ये हाई क्लास के भी नहीं थे। अच्छा। और मिडिल क्लास के भी नहीं थे। मिडिल और हाई के दरमियान जो होता है ना, एक आदमी जो हाई क्लास की तरफ जा रहा होता है, हाँ। और ये उस फैमिली में थे, क्योंकि इनके जो छोटे भाई थे अमिताभ बच्चन, वो बिजनेस में चले गए। अच्छा, वो उनका बड़ा भी सक्सेसफुल बिजनेस है आज इंडिया में, आज भी इंडिया में उनका सक्सेसफुल बिजनेस है। और जो इनकी वालदा थी, वो चूँकि सोशल वर्कर थी, और उनका मेल मिलाप बड़े लोगों के साथ था। ओके। वो जिस जो भी वो काम करती थी उस हिसाब से, जैसे एनजीओ टाइज कह लें या वैसे कह लें, तो उनकी जो बेस्ट सहेली थी वो इंदिरा गांधी थी। तो जो इतने बड़े, तो इसलिए जब मुझे याद है कि जब इंदिरा गांधी की वो जब कत्ल हुई है, तो जो इंटरव्यू सबसे पहले आया था वो अमिताभ बच्चन की माँ का था। ओके। मैंने सुना, और वहाँ से अभी उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की थी कि वो कत्ल हो गई है, तो मैं गाड़ी में आ रहा था इस्लामाबाद से लाहौर, तो मैंने रेडियो लगाया हुआ था, तो उसमें वो जब आया कि उन पर कातलाना हमला हुआ है और वो हॉस्पिटल में है, तो उसके बाद इंटरव्यू जो लगा, सबसे पहले वो तीजी बच्चन का लगा। पहला जुमला उनका ये था बड़ी गमज़दा आवाज़ में कि इंदिरा मेरी बेहतरीन दोस्त थी। जब उसने थी का लफ्ज़ बोला, मैंने कहा शी इज़ डेड। वो फिर घंटे बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि ये सीन तो यूँ ये एक बावकार फैमिली आप कह सकते हैं, बाइज़्ज़त फैमिली जिसकी से होती है, ये इस किस्म की फैमिली का बच्चा था। लेकिन जिस वक्त फिर ये हिट हो गया, और तो फिर आपको पता है, फिर वहाँ हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में हिट हो आदमी जो है वो सर काम वो तो पारे न्यारे हो जाते हैं। तो इसका फिर ये कामयाबी का सफ़र जब शुरू होता है, दीवार लगी, दीवार के बाद फिर शोले आती है। अब जब शोले आती है सर, तो जिसे कहते हैं ना, अखीर कर देना। अब वहाँ शोले आती है, यहाँ मौला जट आती है। शोले की भी डायलॉग बेपनाह लोगों ने पसंद किए। अच्छा। मौला जट के भी डायलॉग लोगों ने बेपनाह पसंद किए। शोले का विलन भी लोगों को आज तक याद है कि गब्बर सिंह था, और मौला जट का विलन भी लोगों को याद है कि मुस्तफा कुरैशी था। बिल्कुल। शोले भी शुरू में जब लगी तो लोगों को ना फिल्म कुछ नहीं, फिल्म फ्लॉप हो गई। मौला जट भी जब लगी तो लोगों ने फिल्म फ्लॉप कर दी। मौला जट दूसरे हफ्ते में सुपरहिट हुई, शोले तीसरे हफ्ते में सुपरहिट हुई, और फिर जो सुपरहिट होती गई, वो फिर चलता गया सफ़र। फिर वो 2 शो पे आ गई, फिर 1 शो पे, वो 5 साल चलती रही वो फिल्म, माशाल्लाह। तो उस शोले का वो हीरो, इस मौला जट का ये हीरो। तो ये फिल्म भी पुलिस ने उतारी, आपको याद होगा 2 साल चली थी एक सिनेमा में, MLO ऑर्डर 81 के तहत ये फिर उतारी गई। और फिर शोले के बाद सलीम जावेद साहब एज ए राइटर ख़त्म हो गए। अच्छा। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया का हर बड़ा एक्टर, दुनिया का हर बड़ा राइटर, दुनिया का हर बड़ा डायरेक्टर बाज़ दफ़ा अपने ही काम से शिकस्त खा जाता है। अच्छा। ऐसी कोई फिल्म बना देता है, जैसे रमेश सिप्पी ने फिल्म बनाई शोले, उसके बाद तरसता रहा कि कुछ बड़ी मेहनत की शान के ऊपर, शान फिल्म बनाई, उसके बाद नहीं चली, आखिरकार वो डायरेक्शन छोड़ गए। ये ऐसे होता है। तो सलीम जावेद ने फिल्में लिखी, और सलीम जावेद का एक अजीब रिकॉर्ड है कि उन्होंने कभी ओरिजिनल फिल्म नहीं लिखी। अच्छा। हाँ जी, हमेशा कॉपी फिल्म लिखते हैं। तो उनको एक अखबार नवीस ने कहा भी था कि कभी ओरिजिनल फिल्म भी लिखें। तो ये जो शोले है, ये मेरा देश मेरा गांव, अगर आपको मिले ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, नेट पर देखें, ठीक है, आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें सेम मौला ये शोले है। उसमें गब्बर, हाँ, उसमें विलन का नाम भी गब्बर है, और उसमें जो हीरोइन है उसका नाम बसंती भी है, और एक का नाम जो धन्नो है वो धन्नो भी है। अच्छा, तो फिर ये रीमेक ही हुई है एक तरह। हाँ, वो रीमेक कर दी उन्होंने, बना दिया। इसी तरह पहले एक फिल्म बनी थी गीत, वो राम श्याम, ठीक है, डबल राम और श्याम, इन्होंने उसको लेडीज कन्वर्ट कर दिया, गीता सीता बना दी। वो भी हिट हुई। तो ये करते थे। तो फिर इन्होंने
कहा कि मैं ओरिजिनल फिल्म लिखेंगे हम, ठीक है, और अगर वो फेल होगी तो हम उसके पैसे वापस कर देंगे। फिर उन्होंने फिल्म लिखी, हाँ, ओरिजिनल। उस फिल्म का नाम था धर्म ईमान, और वो डेड फ्लॉप हुई, और इन्होंने प्रोड्यूसर के वैसे हस्बे वादा वापस कर दी। अच्छा। तो कहने का मकसद ये कि शोले के बाद अमिताभ बच्चन का भी जो कैरियर था वो न रह सका जो पहले था, क्योंकि कोई भी एक्टर हो ना सर, उसके पीछे राइटर को होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो आप शान के प्रोग्राम में भी आपने यही कहा, हाँ, कि एक्टर को बनाता ही राइटर है। तो राइटर जब पीछा छोड़ गया, वैसे फिर उनका झगड़ा भी हो गया शोले के बाद, आपस में वो अलग भी हो गए। उसकी क्या वजह थी सर? सलीम खान ने शादी कर ली हेलन से, अच्छा, जिसने शोले में वो आइटम सॉन्ग किया था। अच्छा। तो सलमान खान की जो वालदा थी वो फिर कसमपुरसी में फिर लड़ाई झगड़े हो गए। अच्छा, तो जब हेलन थी वो चूँकि शोबज की लड़की थी, हाँ, तो सलमान खान की माँ जो थी वो घर में होती थी, हाँ, तो ये जब अवार्ड लेने जाते थे तो वहाँ लोग उठ कर इस्तकबाल करते थे इनका। ओके। अच्छा, उसमें कुछ लोग आपस में बातें करते थे कि एक आदमी जो था वो स्क्रीन प्ले का, वो उसको स्क्रीन प्ले का बेस्ट राइटर था इन दोनों में, ठीक है, एक डायलॉग राइटर बहुत अच्छा था। अच्छा, हुआ ये कि वो बातें होना शुरू हो रही, जैसे दोनों का तो ये काम तो वो करता है, इज्जत उसको भी मिलती है, हाँ, इसका तो उतना हिस्सा नहीं है। ये बात चलते चलते हेलन तक भी पहुंची, और ये बात चलते चलते अपना कैफी आज़मी की जो बेटी है, अपना वो क्या उनका नाम है, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट है, जावेद अख्तर की जो बीवी है, उन तक भी पहुंची। उनकी आपस में कहीं तलखी होगी, तो ताना दिया कि काम मेरा शौहर करता और कमाई तुम खाती हो। उसने कहा काम तो मेरा शौहर करता, कमाई तुम खाती हो। लो जी, ये बात इतनी बड़ी कि दोनों अलग अलग हो गए, लड़ाई होगी। ओके। जब दोनों अलग हो गए तो उसके बाद फिर अल्लाह मालिक, फिर जैसे होता है, पत्नी किसके नसीब का किसी को मिलता होता है। तो ये होता है कि जैसे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने हमको इज्जत दी, अब पत्नी आपकी वजह से मुझे इज्जत मिल रही हो, मेरी वजह से आपको मिल रही हो, ये वाइस वर्सा। अब हम ये कहें कि ये मेरी वजह से, तो ये भी गलत है। आप कहें मेरी वजह से, तो ये लोगों का प्यार है सर, तो ये लोगों की मोहब्बत होती है, अल्लाह की रहमत होती है, तो लोगों को प्यार हो जाता है। लोगों को अल्लाह दिल में डाल देता है, वरना क्या? बंदा वही होता है, मैं आपको बताऊं, लोग देखना पसंद नहीं करते जब उसकी रहमत और फजल चला जाए। हाय, बड़ी बड़ी बात कर दी सर। ये मैंने अपनी जब अल्लाह की रहमत और नाज हो जाए ना, फजल आप पे खत्म हो जाए ना, तो आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर, लोग आपको सुनेंगे भी नहीं और लोग आपको देखेंगे भी नहीं। मन आपको सर उठा के नहीं देखेंगे कि आप सामने खड़े हो कि नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो अल्लाह उस टाइम से बचाए, अल्लाह उस टाइम से हर एक को बचाए, मेरे दुश्मनों को खास तौर से बचाए, खास तौर पर, क्योंकि दोस्तों के लिए तो हम हर वक्त दुआ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा दुश्मनों से के लिए पहले दुआ करता हूँ। हाँ, क्या आपको बारीक बीनी से देखते हैं, आपकी बात याद आ गई। हाँ जी, बिल्कुल। तो वो बारीक बीनी से मुझे याद आ गया कि एक मेरा प्रोग्राम मैंने अंजमन पे किया था, और उस पर एक आदमी ने कमेंट किए कि नासिर साहब अंजमन के बारे में कम बोले और इधर उधर की बातें ज़्यादा की। तो उसमें इधर उधर की बात मैंने सिर्फ एक की थी कि उन पर एतराज़ था कि 64 साल की उम्र में इसने शादी की, पैसों के लालच में लोगों ने नेगेटिव सोचा जी। मैंने उसका जवाब दिया था कि एक औरत को राबिया बसरी ने ये कहा था, नसीहत की थी कि अगर 80 साल की भी उम्र में बेवा हो जाओ तो दूसरा निकाह कर लो। बिल्कुल, क्योंकि औरत जो है बदनाम हो जाती है अकेली, ऐसे ही इसमें ये राज है। तो वो मैंने बात इसलिए बताई थी कि कुछ ना कुछ लोगों को, मेरे आइडियंस को सुनने वालों को भी कोई थोड़ी सी अच्छी बात भी पता लग जाए। बिल्कुल, अंजमन का किस्सा या किसी औरत का किस्सा तो आप रोज़ ही पढ़ते हैं, अखबारों में भी सुनते हैं। और ये मैंने कब से शुरू किया, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था जी, मास कम्युनिकेशन में। पहले दिन जब मैं गया 42 स्टूडेंट्स थे, 26 लड़के थे, 16 लड़कियाँ थी। ठीक है, मैंने कहा कलम और कागज़ पकड़ो, एक सवाल लिखता हूँ, उसका जवाब चाहिए फ़ौरन। सब ने पकड़ लिया कि ये सवाल क्या है। मैंने कहा सवाल ये है, तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब है? अच्छा, सब ने जवाब लिखे, मैंने ले लिए। आप बिलीव करेंगे कि 41 के जवाब जो थे वो गलत थे। और मेरे पास MA के स्टूडेंट थे, MA पास के बाद आए थे ये पढ़ने के लिए। तो मेरे स्टेज पर खड़े खड़े मेरी आंखों में आंसू आ गए, या अल्लाह मेरी नस्ल किधर जा रही है। इसको इतना नहीं पता कि तहज्जुद की नमाज फ़र्ज़ है या वाजिब है। सब ने लिखा, किसी ने लिखा फ़र्ज़ है, किसी ने लिखा वाजिब है। ना फ़र्ज़ थी ना वाजिब थी, ये तो नफले नमाज थी, जो सिर्फ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, उम्मत के लिए नहीं थी। तो इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में जहाँ मौका मिलता है मैं बात करता हूँ।
मैं अपने सुनने वालों से मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि वो मुझे सुनते हैं तो मेरी इज्जत है। ऐसे ही वो मुझे सुनना छोड़ देंगे तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। इसी तरह तो मैं उनकी बेहतरी के लिए ये काम करता हूँ, अपने लिए नहीं करता। ऐसा ही है कि कुछ अच्छी बातें हम हमेशा प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई हम लोग अच्छी बात, कोई अच्छा मैसेज जो उनकी जिंदगी में, कोई अगर हमारे 100 देखने वाला भी है, 1000 देखने वाला, लाख देखने वाला में से एक बंदा भी अगर कर लेता है ना वो बात पे सर, अब अमिताभ बच्चन की जिंदगी ले लें जी। 11 फिल्में को मजाक नहीं होता, बड़े टाइम होता सर कि फ्लॉप होना और एक आदमी फिर हो रहा है। आप यकीन करें कि एक फिल्म हमारी फ्लॉप होती थी, हम 2 महीने स्टूडियो नहीं जाते थे यार। लोग मोटिवेशन ही नहीं आती सर। हाँ, कि लोग बंदे का दिल नहीं करता, बंदा कहता दफा करो, क्योंकि शुरू था और नासिरुद्दीन की लिखा यार। अब क्या जवाब दे, नहीं पसंद है लोगों को, फिर अल्लाह से माफी मांगने की, अल्लाह माफ कर दे, इज्जत दे दे। हिट होती थी तो हम चौड़े होकर जाते थे। तो 11 फिल्में नाकाम होने के बाद एक आदमी का अपने मिशन से ना हटना, ये मेरे सुनने वालों के लिए सबक है कि आप भी अमिताभ का मकाम पा सकते हैं अपनी फील्ड में, अगर आप नाकामी का फेस करना सीख लें। क्या बात है। क्योंकि कामयाबी इंसान को नहीं सिखाती, कामयाबी इंसान को बिगाड़ती है, नाकामी सिखाती है। सही कह रहे हैं। जितने भी बड़े बंदे हैं, जितने भी कामयाबी में तो इंसान फिर नशे में आके लोगों के साथ बुरा सलूक करता है, किसी को छोटा समझने लगता है, किसी के साथ बात नहीं करता, किसी को सलाम का जवाब नहीं देता। लेकिन नाकामी में हर एक की तवज्जो चाहता होता है कि यार मुझे तो इजाजत दे दे, मैंने कोई कंधा आगे कोई कंधा दे दे, कोई कंधा मिल जाए जिसमें मैं रोज सकूं। सही कह तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसी तरह सुल्तान राय को देखे, इसने तो फिर इसको तो फिल्म मिल गई ना, 7 हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन को डेब्यू के लिए। सुल्तान राय तो फाइटर था, एक्स्ट्रा में खड़ा होता था। अच्छा 10 आदमी खड़े ना हीरो के पीछे या विलन के पीछे, जाओ न चुक के ले आओ, 10 आदमी चले जाना, उनमें एक सुल्तान राय भी होता था। ओ तेरी खैर। कितना ही अरसा मैंने खानदान फिल्म देखी, उसमें विलन के पीछे खड़ा हुआ यूं पकड़ के, कहता जा उन्हें चुक के ला, अंज करके गया तो चला गया। अल्लाह, वो करते करते फिर एक छोटा सा रोल किया चाचा जी में और सुपर हिट हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो काम करें पैशन से करें, काम से इश्क करें। ये मैं हर एक से कहता हूँ, जो भी आप काम करते हैं आप काम से इश्क करके देखें, आप पालेंगे उसे। क्योंकि जब इंसान इश्क करता है ना किसी लड़की से, ऐसा ही है। आपकी शक्ल अच्छी हो ना हो, लेकिन जब आप झूठ बोल के रो के जैसे भी ड्रामे करके उस लड़की को यकीन दिला देते हैं कि दुनिया में सिवाय तेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो लड़की आपको मिल जाती है। सही कह रहे हैं। वो बाद की बात है, क्या होता है। इसी तरह अगर आप अपने काम से इश्क करें, ये हो ही नहीं सकता कि काम आपके साथ ना आए, लॉयल ना हो। लेकिन काम को माशूक समझे, काम को बोझ ना समझे, काम को मजदूरी ना समझे। और कोई भी काम करें, जब किसी फील्ड में जाएं, सबसे पहले अल्लाह से इज्जत मांगे, पैसा ना मांगे। इज्जत मिलेगी तो पैसा आ जाएगा, पैसा होगा तो इज्जत नहीं आएगी। इज्जत मांगे। क्या बात हो रही थी अमिताभ बच्चन की, तो एक बात जो उनके क्रेडिट पर है, 2 बातें बड़ी अजीब है, जरा वो सुन लें। जी सर। एक तो ये कन्फर्म होगी बात मुझे कि और जब इंसान की ज़िंदगी में आती है, वो कोई भी हो, तो नसीब बदल जाते हैं। या तो उसकी तकदीर ले जाती है ऊपर को, या जाती है नीचे को, तो दरमियान में रास्ता कोई नहीं होता। ऐसा ही है। जिया बच्चन के आने के बाद, जिनकी शादी 1973 में हुई, 3 जून 1973 को शादी, 11 अक्टूबर को ये पैदा हुआ था, 2 जून को, 3 जून को इनकी शादी हुई 1973 में। ठीक है। उसके बाद इनको फिल्म जंजीर मिली थी। ठीक है। जंजीर के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा। और प्रकाश मेहरा के कमाल 2-3 रिकॉर्ड हैं, उसने भी कमाल फिल्में बनाई। जंजीर फिल्म में मजबूरी में उसने लिया था इसको। तो जंजीर फिल्म से हिंदुस्तान में ये क्रेडिट है अमिताभ बच्चन को और प्रकाश मेहरा को और सलीम जावेद को, कि इंडियन इंडस्ट्री में एक्शन फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ओके। इससे एक्शन पहले फिल्में नहीं बनती थी, पहले से फिल्में थी नहीं एक्शन। हाँ, इससे पहले अगर फिल्में थी तो इतना ही एक्शन होता है कि मसलन किसी डाकू की कहानी है तो रात को आया, मुंह पे काला कपड़ा, लूट के चला गया। ये सिंपल एक्शन। जैसे मिसाल के, जैसे मैंने आपको कहा, अगर मेरा देश मेरा गांव देखें तो उसमें इतनी एक्शन था, एक डाकू आता है, लूट के चला जाता है, गब्बर उसका नाम होता है। और एक्शन जो एक्चुअल था एंग्री यंग मैन का, वो अमिताभ के इस फिल्म से शुरू हुआ, जंजीर से। ठीक हो गया। अच्छा, एक तो ये इसका क्रेडिट है। एक और अजीब क्रेडिट है, अच्छा, कि सुल्तान राय को फिर मैं कहूँगा वैशी जट से एक्शन शुरू हुआ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। इससे पहले जो फिल्में बनती थी वो रूटीन की बातें होती थी और एक्शन होता था। ठीक है। इसका जंजीर में विजय नाम था, विजय। और आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अक्सर इसका फिल्मों में नाम फिर विजय रखा गया
और जितनी भी फिल्मों में इसका नाम विजय था वो सारी की सारी सुपरहिट थी। अच्छा जी, वो नाम से रेजोनेट कर गया, कोई नाम हिट हो गया और वो सारी सितारे जो कहते हैं मिला देते हैं, वो कुछ इस तरह की बातें भी हैं। जैसे सुल्तान राय का नाम मौला जिसमें भी आया वो सुपरहिट है। हाँ, वो वैशी जट हो तो वो मौला जट हो तो मौला साईं हो, मौला साईं हो, ये क्रेडिट होता है इंसान का। एक ये इसका क्रेडिट था। ठीक है। अच्छा, प्रकाश मेरे ने जब ये जंजीर बनाई और उसके बाद दीवार बनी, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाह रहा हूँ। जी जी। कि अभिमान एक फिल्म थी और अभिमान फिल्म में ये म्यूजिकल फिल्म थी। ठीक है। और ये म्यूजिक की वजह से हिट हुई। और एक फिल्म इन्होंने इसने की अपना अमिताभ बच्चन में, जिसमें इसने डबल रोल किया। अच्छा, डबल रोल किया था। बड़ी वो भी फेमस फिल्म है। और उसमें इनको फिल्म फेयर के लिए बेस्ट एक्टर के लिए भी नामजद किया गया, नॉमिनेट हुए। उसमें एक ओल्ड था और एक यंग था। उसके बाद फिर एक कतार है, मिस्टर नटवर लाल ले लें, मुकद्दर का सिकंदर ले लें, डॉन ले लें, कोई एक फिल्म तो है नहीं जो इसकी गिनवाई जाए, बेशुमार फिल्में। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही है, इनको पकड़ना मुश्किल है। इसी तरह अगर मैं अपने हीरो के गिनूँ तो उसकी भी इसी तरह से बेशुमार फिल्में हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में जो मोड़ आता है एक जो काबिले जिक्र है, वो है रेखा की एंट्री। ओए सर, रेखा की एंट्री से पहले एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, लोग ज़रा 1 मिनट वेट भी कर लेंगे। मुझे ये बताइए सर, ये कौन सी फिल्म का डायलॉग था कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं? शहनशाह फिल्म का। शहनशाह फिल्म का। सर ये भी एक समझ लें कि मोस्ट फेमस डायलॉग अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारी फिल्में हैं जिनके मुख्तलिफ फिल्में हैं जिनके डायलॉग लोग बड़े गौर से सुनते हैं और आज भी लोग उनको दोहराते भी हैं। और कुछ बड़ी वो रिजेम्बलेंस मिल जाती है ना बाज़ दफ़ा। मैं फिर वही कहूँगा, शोले में एक मकालमा था और वो मकालमा नहीं था। अच्छा, एक सवाल था। वो क्या सर? कितने आदमी थे? उसकी डिलीवरी जो थी, बात है जो डिलीवरी थी, उसने उसको डायलॉग को बड़ा कर दिया, डायलॉग बना दिया। हालांकि कितने आदमी फिक्रा नहीं है, कितने आदमी थे जी, कितने आदमी थे, उसने ये बोला कितने आदमी थे। इसी तरह मौला जट में वो मकालमा नहीं था, वो भी सवाल था। ओके, नवा आया सोने। बिल्कुल सर, वही भी मुस्तफा कुरैशी की डायलॉग डिलीवरी ने इसको अमर कर दिया। बिल्कुल। तो ऐसे होता है सर के राइटर बेशक आर्टिस्ट बनाता है, लेकिन आर्टिस्ट अगर अच्छी परफॉर्म करे तो राइटर को भी अमर कर देता है। मौला जट में अगर मुस्तफा कुरैशी की ये डायलॉग डिलीवरी ना होती जो उन्होंने की, और सुल्तान राय का वो भरपूरता जो था वो ना होता, अगर चकोरी की वो परफॉर्मेंस ना होती जो उसने दारो नतनी का रोल किया था, तो मौला जट के मकाल में अमर ना होते। बिल्कुल सही। ये डिलीवरी भी एक बड़ी बात होती है। ऐसा ही है। तो इसी तरह हिंदुस्तान में तो खैर बहुतात है एक्टरों की और राइटरों की और डायरेक्टरों की, लेकिन आप यकीन करें कि मैं 88 में गया था हिंदुस्तान धर्मेंद्र की कहानी लिखने के लिए। तो वहाँ जिससे भी मैं मिला था उसने एक ही बात की थी कि हमारे पास पाकिस्तान जैसे ना राइटर है ना डायरेक्टर है। वाह, क्या कैसी बात है, खूबसूरत, बड़ी बात सर। और यहाँ राइटर को भी वो इज़्ज़त और वो मकाम नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। मैंने तो धड़ल्ले से लिया और अपने बाजू के ज़ोर पर लिया। और वरना आप यकीन करें, राइटर को तो समझते हैं कि ये बस ऐसे ही का अक्खां से गिड्डा, रात को नहाया नहीं, बाल बिखरे हुए, बगैर इस्त्री के कपड़े पहने हुए। अच्छा, मुझे आप कभी नहीं देखेंगे, आपको मुझे हर वक्त टाइम में देखेंगे। और मेरे से मेरा सवाल हुआ कि स्वेटर देख के आपके डेली हैरान हो रहा हूँ, कोट देख के मैं सोच रहा शादी में जाना है आपसे कोट। लोग हैरान होते हैं। मेरे से सवाल हुआ कि ना साहब आप टाई क्यों पहन कर आते? मैंने कहा यार मैं ये लोगों को तसर देना चाहता हूँ कि राइटर भूखा नहीं होता, राइटर इज्जत का भूखा होता है। तो वो बात ये है कि हालांकि कपड़ों का मोहताज नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी एक मसला है कि आपकी लिबास से पर्सनैलिटी आपको नजर आना चाहिए कि आप क्या हैं। ऐसे ही अगर आप अमीर हैं तो गरीबाना लिबास ना पहने, सही। अगर गरीब है तो अमीराना लिबास ना पहने। ये मुनाफिकत है, इससे आप धोखा दे सकते हैं किसी को। तो इसलिए जो आप हैं ऐसे लिबास पहने, ऐसे रहें। एक फिल्म थी अमिताभ बच्चन की जिसमें उनकी दर्जी ने कमीज लंबी सी दी, कंटिन्यूटी उनकी ये थी कि कमीज छोटी थी। अच्छा, जैसे शॉर्ट नहीं पहनते हैं पैंट के ऊपर। अब चूँकि वो उधर शोले बन रही थी, उधर वो फिल्म बन रही थी, तो उन्होंने अब शूटिंग करनी थी, तो उन्होंने क्या किया, शूटिंग जो करनी थी तो
मजबूरी भी थी। हाँ। तो डायरेक्टर ने अमिताभ से कहा कि अब ये तो नहीं हो सकता, उनकी डेट बड़ी कीमती थी कि हम वेट करें कि फिर कमीज़ आए, ये वो तो क्या करें। तो उन्होंने कहा अच्छा कुछ करते हैं। उन्होंने अपनी कमीज़ को फोल्ड किया, फोल्ड करके इधर से अंदर से अटक ली और यहाँ वो टाई की तरह एक वो सफ़ेद सा वो लगा लिया। हाँ जी, वो स्टाइल बन गया। हाँ, वो जो एक पूरा पता हाँ नहीं बड़ा वायरल स्टाइल है वो ऐसा, तो वो उनका स्टाइल बन गया। यानी इस किस्म के भी उनकी ज़िंदगी में वाक़या आए। फिर एक कुली फिल्म थी जिसमें वो शूटिंग कर रहे थे, तो फाइट में रेलवे स्टेशन पर उनको थोड़ा सा एक्शन गलत हो गया और जो फाइटर था उसकी जो किक थी वो उनके यहाँ पसली में लगी और उनकी 2 पसलियाँ टूट गई। अब इनकी 2 पसलियाँ टूटी हुई हैं अमिताभ बच्चन साहब जी। वो फिर कोई महीना ज़ेर इलाज रहे और ज़ेर इलाज रहने के बाद फिर वो दोबारा उस फिल्म की शूटिंग मुकम्मल हुई और वो फिल्म कुली भी जो थी वो सुपरहिट हुई। सही। तो फिर अमिताभ बच्चन पर ऐसा दौर आ गया था कि एक साल में उनकी 6 फिल्में रिलीज़ हुई, 6 की 6 सुपरहिट थी, जिसमें डान भी थी और मुकद्दर का सिकंदर भी थी और त्रिशूल भी थी और बाकी भी फिल्में थी। और वो फिर ऐसा एक वक्त आ जाता है आर्टिस्ट पर, बड़े आर्टिस्ट पर या बड़ी हीरोइन पर, कि उसकी फ्लॉप फिल्में जो हैं वो नॉर्मल फिल्में हो जाती हैं बिजनेस के हिसाब से। नॉर्मल जो होती हैं वो हिट लिस्ट में आ जाती हैं। सही हो गया। अब देखें ना, जो उनकी वो एक फिल्म थी आनंद राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म, उसमें ये स्पोर्टिंग आर्टिस्ट थे और इसको स्पोर्टिंग आर्टिस्ट में उस फिल्म से अवार्ड भी मिला। उस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड मिला, 6 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, लेकिन अवाम ने उसे हिट नहीं किया, हिट नहीं माना। हालांकि बिजनेस के हिसाब से भी वो अच्छी फिल्म थी, लेकिन वो होता है ना फिर जैसे मतलब एक आर्टिस्ट का वो मकाम जब बन जाता है तो फिर बाकी फिल्में भी उसकी सारे लोग देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हाँ भाई, देखें तो सही क्या फिर फ्लॉप फिल्मों को भी लोग देखना शुरू कर देते हैं, यार इसमें क्या था। सही कह रहे हैं। जैसे एक सुपरहिट फिल्म जो होती है ना, और वो जिसे कि स्ट्रीट सॉन्ग कह दें या वो लोगों की ज़ुबान पे आता है, तो फिर बाज़ लोग इसलिए देखने चले जाते हैं कि यार इतने अरसे चल रही है, देखो तो क्यों चल रही है। बात यह है कि ये फिर मैं अपनी बात करूंगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की बेइज्जती का, कि हम लोग जब आर्टिस्ट कुंदन बन जाता है हम उसे घर बिठा देते हैं। हालांकि उस वक्त उससे हमें काम लेना चाहिए कि जब उसने सब कुछ अपने अंदर उसने समो लिया, समंदर है। हाँ, अब मैं उनकी मिसाल दे दूँ, जैसे अंजुमन है, जैसे नदीम साहब हैं, जैसे जावेद शेख हैं और बुशरा अंसारी हैं। चले वो तो कर ही नहीं है अभी, जावेद शेख साहब भी नहीं, लेकिन वो कर तो रही हैं। लेकिन मेरा जो मकसद है वो कहने का ये मतलब है कि बुशरा अंसारी ऐसी आर्टिस्ट है कि वो भी कर सकती है जो आपके वहम गुमान में भी ना हो। तो वो ऐसी आर्टिस्ट है जिसके लिए करैक्टर बाकायदा राइटर को लिखना चाहिए। जैसे लोगों ने वहाँ करते हैं, वहाँ अब धर्मेंद्र आज से 4 साल पहले भी काम करता रहा है, अब उसकी चूँकि यादाश्त चली गई है, वो ज़रा उसके जिससे में राशा हो गया, 85 ईयर्स ओल्ड है तकरीबन, तो वो काम नहीं कर सकता, वरना इंडस्ट्री देती है काम। अब अमिताभ घर बैठे थे, अमिताभ बच्चन जो थे वो सिंगिंग भी करते हैं बेहतरीन। मैंने उनका गाना भी देखा सिंगिंग का, जो वो पिक्चराइज भी हुआ इन पर, बच्चे उनके साथ होते हैं 16-17, बड़ा अच्छा सुपर वो बच्चों के ऊपर था। तो फिर जब बेकारी है इनके पास, यूँ काम के हिसाब से आप देख लें या जो भी, तो अमिताभ बच्चन को फिर जो कौन बनेगा करोड़पति है, इसकी बात मैं बाद में करता हूँ, पहले एक और आपको बात बताता हूँ। जी सर। अमिताभ बच्चन जब सुपरहिट हो गए और ये सारी फिल्में और एक लंबा सफ़र, तो फिर हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में ये बात शुरू हुई कि दिलीप कुमार से बड़ा एक्टर है अमिताभ। अच्छा। अब कुछ कहने लगे नहीं जी नहीं बड़ा है। अच्छा। ये डिस्कशन चलती रही, दिलीप कुमार के हामी उनके करते रहे, इसके हामी इनको करते रहे। वो फिर एक स्टेज पर ऐसा है कि हम आपस में उलझ भी पड़े, जैसे हम पाकिस्तान में भी होता है, हम तो अपने लीडर की बातों से लड़ पड़ते हैं किसी बात से, तो वो लड़ाई हुई, वो लड़ाई वायरल हो गई। अच्छा। तो फिर एक डायरेक्टर को बात सूझी, उसने इस पर फिल्म बना दो। उसने कहा यार इस मौजू पर फिल्म बनाओ, और फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था शक्ति। फिल्म को देखने के बाद मुझे पृथ्वीराज का वो मुकालमा याद आया था जो उन्होंने अपने बेटे से कहा था कि बेटा तुम बेहतरीन एक्टर हो, दिलीप कुमार बेहतरीन आर्टिस्ट है। बिल्कुल सही। तो अमिताभ बच्चन भी आर्टिस्ट है, ही इज़ नॉट ओनली एक्टर। अपने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन में वही फ़र्क है जो इमरान खान में है और वसीम अकरम में है। ओके। अब ये बड़ी बारीक बात है, दोनों बॉलर हैं, ठीक है। वसीम अकरम भी कैप्टन रहा, बिल्कुल।
इमरान खान भी कैप्टन रहा। वसीम अकरम वर्ल्ड कप नहीं जीत सका, इमरान खान ने जीत लिया। सही कह रहे हैं। बॉलिंग के हिसाब से वसीम अकरम इमरान खान से बड़ा बॉलर है। विवन रिचर्ड से किसी ने पूछा था कि आप हर बॉलर को मामूली समझते हैं, कभी किसी बॉलर से घबराए हैं? हाँ? कहता सिर्फ एक बॉलर है। कहता वो कौन? कहता वसीम अकरम। वसीम अकरम। कहता क्यों? कहता साला 6 बॉल फेंकता है, 6 के 6 मुख्तलिफ होते हैं। तो शोहरत इमरान खान को मिली। हाँ। आर्टिस्ट तो अमिताभ भी है और दिलीप कुमार भी है, लेकिन दिलीप कुमार जो है वो अमिताभ बच्चन जो है वो सोना है खरा, और दिलीप कुमार जो है वो पासे का सोना है। आय हाय हाय। एक 22 कैरेट का, एक 24 कैरेट का है। तो वो एक दोनों सोना है। लेकिन वो बात ये ना, एक बन जाती है ना, एक लीजेंडरी बन जाती है। ऐसे ही है। वो मुहावरा बन गया था किसी एक्टर के, तू इंज न खड़े करता ये दिलीप कुमार है। या कोई भी जब एक एक्टर घर से निकलता था तो माँ कहती थी ए दिलीप कुमार बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये किसी ने नहीं कहा था राज कपूर बनने जा रहे हैं। ओके, आज भी हिंदुस्तान में ये मुहावरा नहीं है कि ये अमिताभ बच्चन बनने जा रहा है, यही है ये दिलीप कुमार बनने जा रहा है। वाह। तो इसी तरह जब क्रिकेट की बात आएगी इमरान खान याद आएगा, वसीम अकरम याद नहीं आएगा, वो बाद में याद आएगा। जब आप हिस्ट्री खोलेंगे। ठीक। पहला नाम क्रिकेट में जो आएगा वो इमरान खान का आएगा, और बैट्समैन में जावेद मियांदाद का आएगा। ठीक हो गया। तो ये इनके वो थी अपना क्रेडिट पे चीजें। हाँ जी। तो अमिताभ। अच्छा, मोहब्बत जो है, पहले तो ये बताएं कि मोहब्बत यार किसे नहीं होती? मोहब्बत हुई ना, मोहब्बत की किस्म होती है। मैं पढ़ रहा था, एक पॉडकास्ट आपने किया हुआ था कि नासिरुद्दीन ने अपनी हर फिल्म की हीरोइन के साथ प्यार किया। बिल्कुल किया। हाँ। लेकिन इससे जो फौरी तौर पर जो पढ़ने वाले लोग हैं ना, वो ये समझते हैं कि शायद नासिरुद्दीन इन्ना ठरकी के हर हीरोइन के नाल इश्क करता रहा। तो मैं अपने सामीन और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ कि मैं उन्हें वो प्यार नहीं किया जो लोग प्यार करते हैं या आप सोचते हैं। मैं वो प्यार करता हूँ जिसमें सबसे पहले इज्जत होती है और फिर एहसास होता है। क्या बात है। और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन तो एक तरफ, कोई लड़की भी ये दावा नहीं कर सकती अल्लाह की रहमत से कि नासिरुद्दीन ने मेरे साथ प्यार के नाम पर कोई गलत डिमांड की हो, या कोई गलत बात की हो, या गलत ख्वाहिश की हो। क्या बात है, माशाल्लाह सर। तो इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी हर हीरो जब अरूज पाता है तो साहब जी साहब तो पहला काम जो करता है ना, वो दूसरी लड़की की तलाश शुरू करता है या दूसरी बीवी की तलाश शुरू करता है। अच्छा, तो अमिताभ बच्चन साहब ने कुछ इस तरह का किया? आता हूँ, आपको इतनी बेचैनी क्यों है? अब हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में फर्क ये है, हाँ जी, कि हिंदुस्तान में दूसरी शादी का तस्वर ही नहीं है हिंदू मजहब में। अच्छा ना। अब धर्मेंद्र ने भी जब शोले लगी तो उनको उठा और उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। हाँ जी, और मुसलमान होके की। हाँ जी। फिर जब तलाक दी तो फिर धर्मेंद्र हो गए। तो ये भी सही है, ये भी सही हो, वैसे ही होता है। पाकिस्तान में तो ये है नहीं कि कोई ऐसी रुकावट है, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि लोग दूसरी शादी के लिए करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में लोग लव करते हैं तो ओपन करते हैं, क्योंकि वहाँ लव को बुरा नहीं समझा जाता। ठीक है। कई लड़कियों का सबको पता होता है इसके साथ अफेयर है, इसके उसी फिल्म इंडस्ट्री में उसी फिल्म का कोई हीरो जो उस लड़की से शादी कर लेता है। इसी तरह ये होता है। और फिर मुख्तलिफ प्रोग्राम में उनसे बड़े चुभते हुए सवाल भी होते हैं कि आपको मसलन अगर किसी का अफेयर आपसे रहा है, शादी मुझसे हो गई, तो वो आप प्रोग्राम में गए तो पूछ गए कि अब्दुल्ला साहब वो नासिरुद्दीन भी तो याद आते होंगे। तो वो बुरा नहीं मनाते, वो जरा चिल मोड में। पाकिस्तान में चूंकि इस चीज़ को अच्छा ही नहीं समझा जाता, और वैसे ये अच्छी बात है भी नहीं। सही कह रहे हैं कि आप इस किस्म के इश्क करके और अपने घर को भी ख़राब करें, वो करें। लेकिन ये यहाँ फिर चोरी छुप के हो जाता है। और किधरे अल्लामा इकबाल चाउंदी किसी कोठी च औरतों रख लेता, किधरे एक्सटेंशन से रख लिया, मतलब इस किस्म के करते करते। तो अमिताभ बच्चन को भी सारा इश्क हुआ। अच्छा। देवानंद थे, उन्होंने तो हर साल ही इश्क किया। अच्छा। तो वो हर हीरोइन के पीछे होते थे। वहाँ के डायरेक्टर सुभाष गए थे, वो मेरे से उनसे मुलाकात हुई वहाँ। वो सेट लगवा रहे थे एक फिल्म का, तो बीजान दास गुप्ता, अच्छा, हिंदुस्तान के सबसे बड़ा आर्ट डायरेक्टर है, वो भी पास था। तो सुभाष घई को मैंने देखा, इतना सा कद था। अच्छा। तो जितना इकबाल कश्मीरी साहब, उनका भी छोटा कद था। हाँ जी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपने ऐश्वर्या राय को लिया, उससे पहले एक और हीरोइन थी, उससे पहले एक और हीरोइन थी, आप फिल्म बनाते हैं उसमें लेते हैं, और उस हीरोइन को आप जो कुछ उसके पास होता है ना दिखाने के लिए, वो आप सब दिखा देते हैं। वाकई इसकी क्या वजह? वो मुस्कुराए,
कहने लगे नासिरुद्दीन साहब, मैं अपनी हीरोइन, उस हीरोइन को लेता हूँ जिससे मैं इश्क करता हूँ, और जब मैं इश्क करता हूँ फिर मैं उसे स्क्रीन पर लाता हूँ, तो जैसे मैं उसे देखना चाहता हूँ मैं ऐसे उसे पब्लिक को दिखाता हूँ, तो लोग मेरी फिल्म को लाइक करते हैं और वो हिट होती है। मैंने कहा ठीक है। तो ये मैं आपको वो बता रहा था, आपने जो सवाल किया बड़ा अजीब कि भाई उनको भी प्यार हुआ। भाई क्यों ना हुआ, उनको हुआ, हर एक को होता है। और किससे हुआ? जी, अब आपके उस सवाल का जवाब देता हूँ कि रेखा से लव उनको कैसे शुरू हुई। जिया बच्चन से लव जो उसका आगाज़ भी फिल्म से हुआ वो मैं आपको बता चुका हूँ। और हर हीरो का तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी हीरो से प्यार होता है तो उससे होता है जिसके साथ उनकी जोड़ी हिट होती है। ठीक है, उनकी एक केमिस्ट्री मिल जाती है। सही है। फिर वो दोनों ख्वाहिश करते हैं कि हम इकट्ठे साथ आएँ, और ये ख्वाहिश जो है ये तल्लुक में बदलती है, तल्लुक प्यार में पसंद में बदलती है, और पसंद प्यार में बदलता है। अमिताभ बच्चन ने जब की दो अनजाने उसमें रेखा थी, तो दो अनजाने का मतलब ये था कि मैं फिल्म को देखा तो नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसी कहानी होगी कि वो भी अनजानी होगी और वो भी अनजाना होगा, और वो दो अनजाने जब मिले, और वहाँ एक मकालमा मुझे याद है आज तक, उसके क्लिप मैंने देखा था कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे तुम मेरी हो। अच्छा। और वो हंसती है आगे से, जेन्युइन हो रहा होता सीन। हाँ जी, हालांकि वो सीन तो फिल्म का था। अच्छा, यहाँ से लव शुरू हुई सर। हाँ जी। और ये लव जो थी ये चलते चलते बकौल रेखा के, जो बड़ा देर बाद इंटरव्यू दिया, लेकिन यहाँ बताना ज़रूरी है जी कि ये लव चलती रही और ये लव बढ़ती रही बकौल रेखा के, और फिर ये इश्क में बदल गई। अच्छा। लेकिन अमिताभ बच्चन से छुपाते रहे। अच्छा। उसकी वजह ये थी कि एक तो उनका जिया बच्चन से भी इश्क था, बच्चे भी थे, तो फिर ये है कि जिया बच्चन से शादी के बाद उन्होंने जो शोहरत और अरूज देखा वो भी नाकाबिले यकीन था कि दान आई तो हिट, मुकद्दर का सिकंदर आई तो हिट, त्रिशूल आई तो हिट, नसीब आई तो हिट, लावारिस आई तो हिट, मतलब एक कतार में हिट फिल्में। ठीक है। तो रेखा जी जब उनकी ज़िंदगी में आई तो छुपाना शुरू किया। ये दोस्तों के बंगले में कहीं ऐसे मुलाकात किया करते थे, किसी न किसी बंगले में मिलना। अच्छा। वो तो होटल में नहीं जाते थे। ठीक है। क्योंकि होटल में तो प्रेस भी होता है, लोग भी होते हैं, और दोनों के लोग जानते भी थे। हाँ। तो ये किसी न किसी दोस्त के बंगले में मिलते थे। अच्छा। लेकिन ये कहानी चलती रही और ये ओपन ऐसी हुई कि एक फिल्म थी, उस फिल्म में भी रेखा और ये अमिताभ दोनों थे। इससे पहले ये मुगोइयाँ थी कि इनका आपस में प्यार है, लेकिन ओपन नहीं थे। ठीक है, पब्लिकली नहीं ओपन, पब्लिकली ओपन नहीं थे। वहाँ सेट पे बहुत सारे लोग थे। अच्छा। तो एक स्पोर्टिंग हीरो था, एक्टर था वो, उसने गुफ्तगू के दौरान रेखा से बदतमीजी कर दी। अच्छा। बस उसने बदतमीजी की तो अमिताभ एक्चुअल हीरो हो गए। उसने कहा यू बास्टर्ड, आपकी जुर्रत कैसी, और यूं उसके साथ लड़ाई झगड़ा, पत्नी क्या क्या हुआ, हशर बर्पा कर दी। उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। वहाँ जिस वक्त वो शूटिंग शुरू हुई, जब रात को गए तो फिर हर खबर पे हर टेक्नीशियन ने इसको डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा यार ये इसमें दाल में कुछ काला है, इसका मतलब वाकई से, मतलब फिर फ्रंट पेज पे जो अखबारों की होता है वो ये खबर शाया होने ये वायरल हो गई। फिर ये जीनत बनती रही, और उससे फिर जो अपना ये जिया बच्चन थी उनकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हुई। और सर कितने साल एक फंक्शन था। अच्छा। उस फंक्शन में शादी थी किसी इनके ऐसे एक्टर की जिसमें अमिताभ भी इनवाइटेड थे। ठीक है। और रेखा भी। तो अमिताभ अपनी बेगम के साथ गए। तो जब रेखा आई है तो वो जैसे शार्ट डायरेक्टर लेता है ना, यूं हाँ जी हाई स्पीड में यूं उठा, जिया बच्चन उठी यूं हाई स्पीड में आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और सकता हो गया। अब इंटरकटर में क्या दिखाया कि रेखा जी आ रही हैं, हाँ, बिंदिया लगाई हुई है और मंगलसूत्र पहना हुआ, सिंदूर भी लगाया हुआ। अब आपको पता है ये शादीशुदा औरत लगाती है, तो उनका तो माथा ठिंका, क्योंकि बात तो मशहूर थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि काम हो गया, इसने शादी कर ली शादी। यूं अमिताभ की तरफ देखा और फिर वो रोती उस महफिल से निकल गई। जब निकल गई तो साहब जब रेखा जी से सवाल हुआ कि भाई आप वो पहन के तो आपने शादी कर ली? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा आपने मंगलसूत्र क्यों पहने? कहती मेरी मर्जी। तो वो
मसला तो वहाँ से तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिया बच्चन का और अमिताभ का झगड़ा जो है वो अपनी जगह पर रहा। उसके बाद महेश भट्ट जो थे उन्होंने सोचा कि यार ये बड़ा गर्म मौजू है, इस पे भी फिल्म बनाते हैं। यार ये बड़े जालिम डायरेक्टर्स हैं। उन्होंने फिल्म बनाई, कहानी लिखी। कहानी लिखने के बाद वो गए अपना सबसे पहले अमिताभ के पास कि हम इस आपके अफेयर पर फिल्म बना रहे हो, ये कहानी है। उन्होंने कहा भाई बात ये है, इसमें आप पहले जिया से पूछे, इजाज़त लें कि फिर वो रोल खुद ही करे। हाँ, और रेखा अपना रोल करे। अगर वो दोनों लड़कियां राजी हैं तो मैं भी राजी हूँ। क्या बात। अब वो जनाब रेखा के पास गए तो अंधा क्या चाहे दो आंखें कहती बिल्कुल ठीक है, मैं रेडी हूँ। जिया के जिया के पास गए। जिया ने पहले फ़ौरन इनकार किया। जब उसने कहा कि आपके अफेयर पर, उसका मैंने नहीं काम करना, तो डायरेक्टर ने कहा आप कहानी सुन लें। कहानी सुनाई तो उसका जो एंड था वो उसको बहुत पसंद आया। वो जिया जी के साथ ही था। वो वापस आ जाता है ना वहाँ से उसको छोड़ के, तो उसने कहा मैं करूँगी। ठीक है। फिर उन्होंने किया और उसका डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा है, आज तक याद है कि वो जिया से कहता है कि ये बात मत भूलो कि दुनिया में किसी इंसान को पूरा आसमान नहीं मिलता, किसी को ज़मीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। ये बड़ी बारीक बात थी। क्या बात। तो यूं फिर वो सिलसिला फिल्म जो थी वो भी सुपरहिट गई। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या किया, मुझे ये तो नहीं पता कि खुद गए, वैसे खुद तो जाने वाला आदमी नहीं है। मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के किसी आदमी ने, ये बेसिकली प्रोग्राम इंग्लिश प्रोग्राम है। ठीक है। ये कौन बनेगा करोड़पति। सही है। हु विल बी द मिलियनर, ये मेरे ख्याल में उस प्रोग्राम का नाम है। जो ओरिजिनल वो भी मैंने देखा हुआ है। ठीक है। वहाँ से इन्होंने उठाया और कौन बनेगा करोड़पति नाम रखा। जिसने भी रखा उसने अमिताभ बच्चन का इंतखाब किया और अमिताभ बच्चन ने इतना उसको खूबसूरत किया, क्या बात, कि मैंने नहीं देखा ज़िंदगी में किसी भी एंकर को कि वो इतना इम्प्रेसिव हो। आप यकीन करें उसमें लोग आते हैं, मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हैं और जिस वक्त वो सोच रहा होता है तो उसमें यूँ अमिताभ, वो एक पूरा स्टाइल है, स्टाइल है देखने का। तो लोग अमिताभ बच्चन को, आप यकीन करें, अमिताभ के लिए देखते हैं उस प्रोग्राम को। तो अमिताभ बच्चन है वो एवरग्रीन है, आज भी और एवरग्रीन रहेगा। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे और हमारी दुआएं हैं अल्लाह ताला उसको इसी तरह इज़्ज़त दे, क्योंकि जिस तरह वो एवरग्रीन है इसी तरह मेरा हीरो सुल्तान राय भी एवरग्रीन था। बेशक, अल्लाह करी कर रहमत करे। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि वो जो कहानी है वो संदूर वाली और मंगलसूत्र वाली, वो आज भी वो पहनती हैं और लगाती हैं जी। एक ये है कि रेखा जी ने शादी की। अच्छा। एक शादी की है, उनका नाम मकेश था। ठीक है। उस आदमी का, और लेकिन वो शादी जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकी। मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि अब ये मेरा अंदाज़ा है कि वो शौहर था। तो रेखा जी हो सकता है अमिताभ की फिल्में बड़े शौक से देखती। आज भी वो उन कमेंट्स कर देती हैं वो अमिताभ, आज भी वो तस्लीम करती हैं कि मैं उससे लव करती हूँ। आज भी वो अपने आप को, उसने कहा ये था कि अगर मेरी शादी इससे नहीं होगी तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं अलोन रहूँगी। तो वो आज भी अलोन है, आज भी एवरग्रीन है। वैसे आज भी अच्छी है बेशक। तो कई दफ़ा वो ख़बरों का मौजू बन जाती है। जब वो कपिल शर्मा प्रोग्राम में अमिताभ को बुलाया होता है, रेखा जी को बुला लेते, फिर चुपते सवाल होते हैं। बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम करते हैं वो लोग। लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी बात उनमें नज़र आती है ना, बाकी छोड़े, वो सच बोलते हैं और सच को बर्दाश्त करते हैं।